मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है वचन और कारक। तो बच्चों, सबसे पहले हम वचन के विषय में पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। फिर से दोहरा रहे हैं, वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो आइए जानते हैं एक वचन किसे कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में जैसे चूहा, पंखा, माला, ये क्या है हमारा? एक वचन, क्योंकि इससे हमें एक होने का ही बोध हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का ज्ञान होता हो, बोध होता हो, जानकारी होती हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहे, पंखे, मालाएं। पहले हमने क्या पढ़ा था? चूहा, पंखा, माला, है ना। तो अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो चूहे, बहुत से चूहे, पंखे, बहुत सारे पंखे, मालाएं, बहुत सारी मालाएं। तो ये हमारा एक वचन और बहुवचन हो गया। अब हम पढ़ेंगे वचन संबंधी विशेष बातें। कुछ वचन संबंधी विशेष बातों पर ध्यान देंगे कि किसी भी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से होती है। इनके अनुसार ही विशेषण का रूप भी बदल जाता है। फिर से रिपीट करके दोबारा से दोहराएंगे कि किसी भी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से होती है। इनके अनुसार ही विशेषण का रूप बदल जाता है। बच्चों, वचन संबंधी विशेष बात थी कि किसी भी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से होती है। इसके अनुसार ही विशेषण का रूप भी बदल जाता है। जैसे एक वचन में क्या है? संज्ञा। संज्ञा में क्या है? एक वचन में चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या है? हमारी संज्ञा है। चिड़िया क्या है? हमारी संज्ञा है। और बहुवचन में क्या है? चिड़िया, तो चिड़िया क्या है? हमारा बहुवचन में आ जाएगा, तो ये क्या हो गई? हमारी संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वनाम में मैं क्या है? हमारा सर्वनाम है। और बहुवचन में जब इसको प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हम। तो मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ये बहुवचन में आ जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ एक वचन में आ जाएगा। तो मैं और हम यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया क्या है? शेर दहाड़ रहा है, तो शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। तो क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया क्या हो रही है? दहाड़ना। कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है ना। तो शेर दहाड़ रहा है, तो क्रिया हो रही दहाड़ना। एक वचन में क्रिया का प्रयोग हो रहा है। शेर दहाड़ रहे हैं, यानी बहुत सारे शेर वो दहाड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना। तो ये बहुवचन में हो गया। तो बच्चों, आप लोगों ने वचन को ध्यान से पढ़ा और एक बार अपनी बुक को, पुस्तक को भी पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा कारक। तो बच्चों, कारक के विषय में पढ़ेंगे कि कारक क्या होते हैं, कारक के भेद क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं, तो उसके विषय में हम जानेंगे। तो कारक किसे कहते हैं? बच्चों, कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी
जो भी क्रिया को करने में अपनी भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए कारक का अर्थ क्या होता है, तो कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में अपनी भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक को इंग्लिश में हम केस कहते हैं, CASE, केस। ठीक है। कारक की भेद, बच्चों कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से वो 8 भेद होते हैं? सबसे पहले होता है कर्ता कारक, सबसे पहले होता है कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। तीसरा क्या होता है? करण कारक। चौथा क्या होता है? संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक। छठा संबंध कारक। सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। तो ये कारक के भेद होते हैं। कारक के ये कितने भेद हुए? 8 भेद हो गए। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम। कारक की विभक्तियाँ, विभक्तियों को परसर्ग भी बोलते हैं, और उनकी उदाहरण। ठीक है। कारक की विभक्ति उदाहरण सहित हम लोग पढ़ेंगे। तो कर्ता कारक, कर्ता कारक का परसर्ग होता है नी। परसर्ग यानी चिन्ह, परसर्ग का मतलब होता है चिन्ह। तो कर्ता कारक का परसर्ग होता है नी। एग्जाम्पल है, उदाहरण आपको बता रहे, शाहरुख ने एक्शन किया। शाहरुख ने एक्शन किया, तो ये क्या है? कर्ता कारक। इसमें क्या है? हमारा परसर्ग क्या आया? ने। परसर्ग क्या आया? ने। सेकंड नंबर है कर्म कारक। कर्म कारक का परसर्ग होता है को। कर्म कारक का परसर्ग को होता है, यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। फिर से दोहरा रहे हैं, कर्ता कारक में क्या होता है कि जो काम को करता है। ठीक है। जैसे शाहरुख ने एक्शन किया, तो एक्शन किसने किया? शाहरुख ने। तो कर्ता कारक कौन है? कर्ता कौन है? शाहरुख। ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? उसका परसर्ग होता है को। कर्म कारक का परसर्ग होता है को, मतलब जिस पर क्रिया का फल पड़े। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। तो निहारिका को बुला लो, तो किसको बुला लो? निहारिका को। तो यहाँ परसर्ग क्या आया? को। थर्ड नंबर है करण कारक। करण कारक में क्या होता है? से, इसका परसर्ग होता है से के द्वारा, से के द्वारा या के साथ। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जिस साधन द्वारा काम हो रहा हो, जिस साधन के द्वारा काम हो रहा हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे सलमान जहाज से गया, तो किससे काम पूरा हुआ? जहाज से। तो गया कौन? सलमान। तो सलमान का जो काम हुआ, साधन क्या था? जहाज। तो गया कौन था? सलमान। तो यहाँ पर क्या हो? उस जिस साधन के द्वारा काम का पूरा होना, तो जहाज से काम का पूरा हो रहा है, काम पूरा हो रहा है। तो सलमान जहाज से गया, तो यहाँ पर क्या है? करण कारक। अब है नेक्स्ट संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? संप्रदान कारक का जो परसर्ग होता है, जो के लिए या को या के वास्ते, यानी जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए वह क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे घोड़े के लिए चारा लाओ, तो चारा किसके लिए लाना है? घोड़े के लिए। तो काम किसके लिए किया जा रहा है? घोड़े के लिए। तो जिसके लिए काम किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है किसी पृथक होना, यानी अलग होना, से अलग होना। जिससे कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे,
तो पत्ते कहाँ से गिरे? वृक्ष से। तो वृक्ष से जब पत्ते गिरे तो वो अलग हो गए, यानी पृथक हो गए। पृथक हो गए तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री। जो दो शब्दों का संबंध जोड़े, जो दो शब्दों का संबंध जोड़े वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे मुनिया के घर में चिड़िया घुसी, तो यहाँ संबंध कारक क्या हो गया? मुनिया और चिड़िया का। तो मुनिया के घर में कौन घुसा? चिड़िया घुसी। तो यहाँ पर संबंध कारक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? इसका परसर्ग होता है में और पर, जिसमें जिस पर कर्ता काम करे, जिसमें जिस पर कर्ता काम करे वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे मैदान में बच्चे खेले, मैदान में बच्चे खेले, तो ये क्या हमारा अधिकरण कारक हो गया कि जिस पर कर्ता काम कर रहा है। तो मैदान में कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या है? इसका परसक हे, अरे, ओ, ए, इस प्रकार के संबोधन, मतलब जिससे किसी को बुलाया जाए, जिससे किसी को बुलाया जाए। जैसे बोल देते ना, ए इधर आओ, अरे ये क्या कर रहे हो, है ना, ए मेरी बात सुनो, है ना। तो इसी प्रकार संबोधन कारक। तो भैया जरा फल देना, भैया जरा फल देना, तो यहाँ पर क्या हो गया? संबोधन कारक। या एक एग्जाम्पल और बता दें, अरे मुझे कौन बुला रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? संबोधन कारक। तो आपने कारक की विभक्ति पढ़ी, परसर्ग पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े। अब हम कर्ता कारक को डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। कर्ता कारक अगर आप लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे अपनी उत्तर पुस्तिका में? कर्ता कारक क्या होता है? जिस शब्द से कार्य करने पर ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, पहले आपको हमने बताया था कि जिस शब्द से कार्य करने वाले पर ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का शाब्दिक अर्थ करने वाला होता है, या कर्ता का शाब्दिक अर्थ करने वाला होता है। कर्ता का चिन्ह ने होता है, अर्थात कार्य को करने वाला कर्ता होता है। जैसे मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर कौन नाच रहा है? मोर। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? मोर। सेकंड नंबर है हमारा कर्म कारक। हमने आपको पहले एग्जाम्पल और विभक्तियों में बता चुके हैं। अब आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो किस प्रकार लिखोगे? कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का फल पड़े वह शब्द कर्म कारक कहलाता है। जैसे विशाल ने कविता सुनाई, तो यहाँ पर कर्म किसने किया? विशाल ने, है ना। कविता सुनाने का काम किसने किया? विशाल ने। तो यहाँ पे क्या है? कर्म कारक। ठीक है, नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक में बच्चों पहले बता चुके हैं आपको शॉर्टकट एग्जाम्पल में। करण कारक में क्या वो बताया था कि कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की पहचान से तथा के द्वारा होती है। से तथा के द्वारा परसर्ग विभक्ति द्वारा होती है, ये आपको पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, अगेन एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। नेक्स्ट, दिव्यांश बस से स्कूल जाता है, तो किससे स्कूल जाता है वो? बस के द्वारा। तो साधन हमारा क्या है? बस। तो यहाँ क्या है? करण कारक। सेकंड नंबर, माँ ने चाकू से सेब काटा, तो सेब किससे काटा गया? चाकू से। तो साधन क्या था? चाकू। तो यहाँ पर करण कारक, क्योंकि कर्ता जिस साधन से कार्य को करता है वहाँ पर करण कारक होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संप्रदान कारक।
हम पहले आपको बता चुके हैं संप्रदान कारक के विषय में कि जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? को तथा के लिए, अर्थात जिसके लिए काम किया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे राम राधा के लिए फल लाया, तो किसके लिए फल लाया? राधा के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। अगला है अपादान कारक। जैसा पहले हम बता चुके बच्चों आपको, अपादान कारक का मतलब होता है पृथक होना, यानी अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने, गिरने, डरने, दूर हटने, तुलना करने या शर्माने आदि का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसा हमने आपको पहले बताया, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो वहाँ पर अपादान कारक होता है ना। जैसे वह बाजार से घर आ गया, तो वह क्या यहाँ पर सर्वनाम हो गया, है ना। बाजार से घर आ गया, तो बाजार से घर की दूरी हो गई अलग, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो गया। जैसे आँख से आंसू गिरे, तो आँखों से आंसू गिर पड़े यानी अलग हो गए, तो यहाँ पर अपादान कारक हो गया। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक में बच्चों क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की पहचान विभक्ति परसर्ग में का, के, की, रा, रे, री द्वारा की जाती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगेन एग्जाम्पल, अमन का भाई आकाश है, तो यहाँ पे क्या है? अमन और आकाश का भाई का संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। बच्चों हम पहले आपको बता चुके हैं इसके विषय में, जिसमें जिस पर कर्ता काम करे वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में और पर। ठीक है, तो पर विभक्ति यानी परसर्ग। परसर्ग मतलब चिन्ह। ठीक है, जैसे कबूतर छत पर बैठे हैं, तो कबूतर कहाँ बैठे हैं? छत पर बैठे हैं। ठीक है, जैसे गिलास में पानी है, तो पानी कहाँ है? किसमें है? गिलास में, है ना। गिलास पर पानी तो होगा नहीं, गिलास में पानी है। कबूतर कहाँ बैठे हैं? छत पर, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। आगे है नेक्स्ट है लास्ट संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है बच्चों? पहले हम आपको बता चुके हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। किस प्रकार पुकारे? इसे हे, अरे, अजी, ओ, है ना। इस प्रकार से आपको संबोधन किया जाता है, तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है ना। ये संबोधन कारक में आपको पुकारने काम किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, अरे ज़रा ध्यान से चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया? संबोधन कारक। तो बच्चों हमने कारक के विषय में समझा, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।